और नवी अर्थशास्त्र में दूसरा चैप्टर संसाधन के रूप में लोग का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरे पार्ट में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। मतलब कि जो हम हमारे समाज में जनसंख्या में जो पुरुष है महिलाएं हैं वो किस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक मीन्स धन से संबंधित क्रियाएं करते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। भाई विलास और शकल, विलास मछलियां बेच रहा है, शकल क्या कर रहा है, शकल नौकरी कर रहा है। इसी प्रकार कमाई के लिए लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ ना कुछ करके अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाते ही हैं। ये पैसा कमाने की प्रक्रिया जो है ये होता है आर्थिक क्रियाकलाप। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। देखिए जो भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं है ना, उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको अच्छे से समझिएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि मीन्स खेती, वानिकी वनों से वस्तुएं प्राप्त करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालना, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल है। मतलब कि जमीन के नीचे से धातुएं, खनन, कोयला, ये चीजें निकालना। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण मीन्स, विनिर्माण का मतलब होता है चीजों को बनाना। ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में मैं समझाने वाला हूं अभी। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। चलिए इन तीनों क्षेत्रकों को अपन समझ लेते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र क्या है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र हो सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसमें वस्तुएं या माल कह सकते हैं, जिसमें चीजें प्राकृतिक संसाधनों से ली जाती हैं, प्राकृतिक संसाधनों से ली जाती हैं। जैसे कि कृषि की जाती है। अब मान लिया जाए कि कृषक आलू उगा रहा है, ओके, कृषक ने क्या किया, आलू उगाया। अब आलू जमीन से उगता है तो कृषक को बीज डालना है, उसके बाद पानी देना है, खाद देना है, उसके बाद आलू उगेगा, आलू निकालना है। ये प्रक्रिया प्राथमिक क्रिया है। या जंगल से लकड़ी काट कर लाना, जंगल से लकड़ी काट कर लाना प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि उस लकड़ी को बनाया किसने है, प्रकृति ने, है ना। आप पौधा उगाने के लिए बीज डाल सकते हो, पौधा बना नहीं सकते हो, बीज डाल सकते हो, है ना, उसके लिए खाद बीज डाल सकते हो, लेकिन उगेगा पौधा अपने आप, मतलब प्रकृति उसको उगाएगी। मछली पालन, अब समुद्र में से मछलियां पाली जाती है तो समुद्र में कई मछलियां हैं, अपने आप उत्पन्न होती है। दूसरी बात, अगर मछली पालन करके किसी तालाब में आप मछली पाल भी रहे हो तो मछली बना तो नहीं सकते ना, मछली पाल सकते हैं। तो जो प्राकृतिक क्रियाओं से हमें वस्तुएं मिलती हैं, जैसे जंगल से लकड़ी लेना, जमीन से कोयला निकालना, धातुएं निकालना, इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं कहलाती है। जैसे आलू की कृषि करना या लकड़ी काटना, कहां से, वन से। अब लकड़ी काट कर कहां दी जाएगी, फैक्ट्री में। या आलू कहां भेजा जाएगा, फैक्ट्री में, जिससे उसका या तो चिप्स बनेगा या लकड़ी का टेबल या कोई फर्नीचर बनेगा। तो ये चीजें जो होती हैं कि कच्चे माल को प्राथमिक क्षेत्र से कहां पहुंचाया जाता है, द्वितीय क्षेत्र में, उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से लाया हुआ कच्चा माल प्रयोग करके उसका निर्माण किया जाता है। लकड़ी काटना या वन से लकड़ी लाना प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन उसको फैक्ट्री में भेजना या कारखाने में भेजकर उसकी टेबल बनाना वो द्वितीय क्षेत्र है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, कच्चे माल का स्वरूप बदल दिया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है। आलू खरीदकर चिप्स बनाना द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आप आलू उगा नहीं रहे हो, केवल रेडीमेड आलू खरीदा, है ना, उसका चिप्स बना के बेच दिया। तो ये द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र, इन दोनों के लिए आर्थिक क्रियाएं जो हो रही हैं उनको हेल्प करने वाली क्रियाएं, जैसे प्रथम और द्वितीय क्षेत्र जो है, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र जो देख रहे हैं,
इसमें व्यापार करेगा आदमी, व्यापार करेगा, क्या करेगा, इस प्राथमिक क्षेत्रक वाले ने आलू उगा कर मंडी में बेचा, वहां से फैक्ट्री वाला ले जाएगा, इसके लिए ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रक रेल द्वारा ले जाना ये सुविधा है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, तृतीयक, जिसमें सेवाएं दी जाती है, ट्रांसपोर्ट सेवा हो गया, बीमा, माल का बीमा करवाना, ट्रांसपोर्ट सेवा, बैंकिंग। अब बैंक में देखिए आप, ना तो माल बेचा जाता है ना माल खरीदा जाता है, लेकिन ये व्यापार को सहायता करती है। कैसे, व्यापार को लोन देना, लोगों का पैसा जमा करना। तो बैंकिंग वैसे ना प्राथमिक क्षेत्र का काम है, क्योंकि ना या कोई बीज उगाया जा रहा है, मछली पाला जा रहा है, कुछ नहीं, ना ही ये फैक्ट्री है जहां कोई सामान बनाया जा रहा है, फिर भी वे व्यापार है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है और व्यापार को या दूसरे लोगों को हेल्प करने का काम किया जा रहा है। तो ये तृतीय क्षेत्र का कार्य है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, ये सब शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं जा रहा है, इसमें डायरेक्ट ही सेवाएं प्रोवाइड, सेवाएं दी जा रही हैं। तो ये प्राथमिक सेवा, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक हुआ दोस्तों। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है ना। ये जो तीनों क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन मीन्स लकड़ी से टेबल बनाना, आलू से चिप्स बनाना। सेवाओं का उत्पादन मीन्स ये पर्यटन जो है, जैसे एक कोई नदी का किनारा है, वहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं, उसका टिकट रखा हुआ है, तो वो उनको करना क्या है, खाली टिकट रखना है, घूमने की अनुमति देना है या उनको सुविधाएं प्रदान करनी है। तो ये क्या है, सेवा दी आपने। जैसे आप बस में आप यहां से चढ़े, है ना, और बस चली और यहां पर उतर गए, बस वाले ने आपसे लिया है 10 रुपए किराया, तो आपने क्या खरीदा, कुछ नहीं, फिर भी आपने किराया दिया। क्यों, क्योंकि बस वाले ने आपको सेवा दी और आपने उसकी सेवा ली, इसलिए पैसा दिया। तो ये तृतीय क्षेत्र में सेवा वाले व्यापार आते हैं। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। अब ऐसी क्रियाएं करोगे, पैसा कमाओगे, तो आपकी भी आय बढ़ेगी, और आपकी आय बढ़ेगी तो आप राष्ट्र में, देश में रह रहे हो तो देश की भी आय बढ़ेगी। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं, है ना। आर्थिक क्रियाएं कैसे दो प्रकार की होती है हम समझते हैं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है ना। बाजार क्रियाएं मतलब कि ऐसी क्रियाएं जिनमें आपको पैसा मिले, लाभ के रूप में या वेतन के रूप में। अब लाभ और वेतन या पारिश्रमिक क्या होता है उसको हम समझते हैं। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, आपकी मान लिया जाए कि दुकान है, दुकान में क्या करते हैं आप, माल खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। तो 100 में खरीदा, 200 में बेचा, तो 100 रुपये का प्रॉफिट, इसको लाभ कहेंगे। और अगर कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां से आपको सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, तो ये बाजार क्रिया कहलाएगी। इनमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। मतलब कि सरकारी किसी की नौकरी है या किसी की दुकान है, उत्पादन कर रहा है, ये सब क्रियाएं बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन मतलब कि गैर बाजार क्रियाएं कहलाएंगी। इसको अपन समझेंगे, स्व उपभोग के लिए उत्पादन क्या है। प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आदि आता है। अब देखिए, मान लिया जाए कि ये ज़मीन है किसान की। अब किसान इसमें फसल उगाता है ना। किसान इसमें सोयाबीन उगा रहा है, जिसको वो कहाँ बेचेगा, बाजार में बेचेगा। तो ये बाजार आर्थिक क्रिया हो गई, सोयाबीन बेचना। लेकिन उसने ज़मीन के इतने से टुकड़े में सब्जी उगा रखी है, जिसका प्रयोग वो घर के लिए ही करता है। तो यहाँ पर खेती करना बाजार क्रिया नहीं है, लेकिन इस चीज़ की खेती करना और बाजार में बेचना क्या कहलाता है, बाजार क्रिया कहलाता है। अब महिलाओं और पुरुषों में जो अंतर है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें पहचानना है कौन सी प्राथमिक क्रिया है, कौन सी द्वितीयक और कौन सी तृतीयक क्षेत्र की क्रिया है। देखिए यहाँ पर कृषि हो रही है, इसलिए ये प्राथमिक, क्योंकि आप भले ट्रैक्टर आप चला सकते हो, हकाई आप, जुताई आप कर सकते हो, परंतु बीज को उगाने का काम तो प्रकृति का है, इसलिए बीज
को उगाना, पौधा बना आप नहीं सकते, पौधा उगा सकते हो जो कि प्रकृति उगाएगी। तो ये प्राथमिक क्रिया, इस फैक्ट्री में आप उस पौधे से या उस फल से जो भी आप बना रहे हो, जैसे आलू की खेती है कि गई, आलू के चिप्स फैक्ट्री में बनाए गए, तो चिप्स आप बना सकते हो, आलू आप नहीं बना सकते। तो ये कौन सा हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पर देखिए आपको माल दिखाई दे रहा है, जहाज से माल इधर उधर भेजा जा रहा है। ये एक हवाई जहाज है, एक पानी का जहाज है, सॉरी ये तो मछली है, यहाँ से इधर उधर माल भेजा जा रहा है। तो ये क्या है, ये तृतीयक क्षेत्र आपका है, जहाँ आपको सेवा प्रदान की जा रही है। यहाँ पे माल बनाना बेचना नहीं हो रहा है, यहाँ केवल बने हुए माल को इधर उधर बेचना होता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से कुछ और फैक्ट है, महिलाओं और पुरुषों में जो अंतर है उसके हिसाब से। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से मतलब हुआ भाई पुराने समय से चला आ रहा है, इतिहास से, कि क्या होता था कि औरतें घर में काम करती थी और पुरुष जो है वो बाजार में जाकर या खेतों में जाकर काम करते थे। और वही आज भी ऐतिहासिक कारण चला आ रहा है। सांस्कृतिक कारण के हमारी संस्कृति में नहीं है कि महिलाएं बाहर जाकर काम करें, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से महिला और पुरुषों के बीच में श्रम विभाजन है कि भाई पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे, महिलाएं घर का काम करेंगी। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करती हैं और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। दोनों तरह के आपने काम देखे। सकल की माँ क्या कर रही है, घर का काम कर रही है ना। और बूटा सिंह उनके पिताजी जो है वो क्या कर रहे हैं, सकल के पिताजी वो खेती कर रहे हैं और बाजार में अपनी फसल बेचते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती हैं उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। भाई आपकी माताजी आपके लिए घर पे खाना पका रही हैं, कपड़े धोती हैं, उसके लिए आप उन्हें कोई भुगतान करते हो क्या, नहीं करते हैं, है ना। तो महिलाएं ऐसी क्रियाएं करती है जिनके लिए उनको घर पे भुगतान नहीं किया जाता। लेकिन पुरुष जो बाजार में काम कर रहा है, जैसे खेती कर रहा है, उसको बेचकर, फसल को बेचकर पैसा कमाएगा, दुकानदारी कर रहा है, उससे पैसा आएगा। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पे खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले में महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। देखिए अब मान लो कोई भी व्यक्ति है, ये होटल में खाना पका रहा है, खाना पकाना, तो इसको हो सकता है 400 रुपये रोज मिले खाना पकाने का, लेकिन ये घर में अपने लिए खाना पकाएगा तो इसको नहीं मिलेगा। तो खाना पकाना होटल में ये बाजार क्रिया है, लेकिन घर में पकाना बाजार क्रिया नहीं है, घरेलू क्रिया है। तो महिलाओं में श्रम विभाजन कैसे है कि महिलाओं को उनकी घरेलू क्रिया के बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वो श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। मतलब जब महिलाएं काम बाजार में करेगी तब उनको भुगतान मिलेगा, घर में करेगी तो नहीं करेगा। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। देखिए पुरुषों की आय किस पर निर्भर करती है कि किस व्यक्ति की आय कितनी होगी। उस व्यक्ति की आय उतनी होगी जितनी उसने पढ़ाई लिखाई की है, उस व्यक्ति की आय उतनी होगी जितनी उसने ट्रेनिंग ली है, जितना उसको काम कहा जाता है। किसी व्यक्ति को काम ही नहीं आता, कुछ भी खेती का काम नहीं आता, फैक्ट्री का काम नहीं आता, तो उसको आय कहाँ से मिलेगी। और किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हुई है तो उसको नौकरी भी बड़ी मिलेगी, किसी ने कम पढ़ाई की है तो उसको नौकरी भी कम मिलेगी, है ना। तो इसी तरह महिलाओं का भी है कि यदि ज़्यादा शिक्षा प्राप्त है या ज़्यादा उसने प्रशिक्षण ले रखा है तो उसको अधिक धन की कमाई होती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती हैं। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक है। जो अभी बात की है कि जिसकी जितनी ज़्यादा शिक्षा या कौशल, शिक्षा मतलब आपने पढ़ाई कितनी की है, डिग्री क्या है, और कौशल मीन्स काम कैसा आता है। जैसे कोई मैकेनिक है जो गाड़ियाँ सुधारता है, जो बहुत अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा आय होगी, जो खराब काम करेगा उसको कम आय होगी। तो शिक्षा और कौशल दोनों ही निर्धारित करते हैं कि आपकी आय कितनी होगी। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं।
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि मजदूरी पर महिलाएं जब आती हैं उनको 200, 250, 150 रुपये दिए जाते हैं और पुरुष आते हैं तो 400 रुपये दिए जाते हैं। तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, कानूनी सुरक्षा का अभाव है, मतलब कि उन्हें मजदूरी के काम पे लिया जाता है या खेतों में काम करवाया जाता है ना। जहाँ सेफ्टी है, सेफ्टी मतलब आपको नौकरी से कोई नहीं निकालेगा या सरकार आपका ध्यान रख रही है, ऐसी जगहों पर महिलाएं हैं पर उनका अनुपात बहुत कम है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषता है, मतलब कि जहां महिलाएं अधिकतर काम करती हैं वहां पर फिक्स भी नहीं है कि आपको रोजगार रोज मिलेगा। जैसे मकान का काम चल रहा है ठेकेदारी में, अब महिलाएं आ रही है, क्या काम करेंगी वो या तो मजदूरी का काम करती हैं, है ना, तगारियां उठाना या चीज़ों को इधर से उधर देना, ये काम। तो जब तक मकान बनेगा ठेकेदार के पास काम है, उनको भी काम मिलेगा, है ना। तो ऐसे कामों में अधिकतर महिलाएं काम करती हैं जहां रोजगार की अनियमितताएं होती हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। मतलब जहां वो काम करती हैं मजदूरी वाला या खेती में, वहां प्रसूति अवकाश नहीं मिलता है। मतलब जब किसी भी महिला को बच्चा होने वाला होता है उस समय उसको 4-5 महीने का रेस्ट चाहिए होता है, 5-6 महीने का रेस्ट चाहिए होता है। यदि वो सरकारी नौकरी में काम करती हैं तो उसे वो छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, परंतु प्राइवेट में या मजदूरी में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। देखिए, महिलाएं जो बड़ी नौकरी पे हैं, अच्छे ट्रेनिंग के बाद काम कर रही हैं, उन्हें पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलता है। जैसे बैंक में नौकरी होती है तो चाहे पुरुष मैनेजर हो महिला मैनेजर हो, सैलरी बराबर होगी। पुरुष कैशियर हो महिला कैशियर हो, सैलरी बराबर मिलेगी। या कोई बिजनेस करने वाली महिला है उसको भी बराबर पैसा मिलेगा, है ना। ये बड़े उच्च स्तर पे नहीं होता है, छोटे स्तर पे होता है। उसके अलावा महिलाएं अधिकतर आप देखते हैं कौन से क्षेत्र में जाना पसंद करती है, शिक्षण, या तो वो टीचर बनना ज़्यादा पसंद करती हैं या फिर चिकित्सा नर्स बनना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा अधिक होती है ना, और वेतन भी बराबर मिलता है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब महिलाएं अब ऐसा काम भी करने वाली है, साइंटिस्ट हो गई हैं या डॉक्टर्स बनी हैं या मतलब कि स्पेस साइंटिस्ट बनी है या आर्मी में भी आज काम करने लगी हैं महिलाएं, एयरफोर्स में काम करने लगी हैं, मतलब यहाँ पर भी भर्ती होने लगी हैं। तो महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, श्रम विभाजन जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमारा इस दूसरे चैप्टर का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अगले भाग को हम आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।